18 अंकों की गिरावट अभी भी है एसजीएक्स निफ्टी पे। अगर अब 21 अंकों की है और 8055 पे अभी ट्रेड कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगा, जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है आप उसमें ही ज़्यादा ट्रेड करें। इंडेक्स को भूलना ये और ना ट्रेड करना भी समझदारी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। और इस बीच जो खबर और आई हैं उसमें एक एक्सिस बैंक को लेकर भी है। बैंक की अहमदाबाद ब्रांच में भी आईटी के छापे लगे हैं। मैनेजमेंट बोल चुकी है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने सुन लिया कि हाँ जी बैंक कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ हो रही है एक्सिस बैंक में, वो है आईटी के छापे। अब अहमदाबाद ब्रांच में भी है। ये इमेज डिस्ट्रॉयर तो पता नहीं कितना होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ ट्रेडर्स के मन में डर जरूर बैठ जाता है अविनाश। शायद यही बड़ी वजह है कि एक्सिस बैंक में जब भी मैं सौदा प्लस करने के लिए जाता हूँ ना, मेरे मन में मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही होती है, यार आईटी के छापे कोई बड़ी खबर निकल के ना आ जाए वहाँ से, क्यों ना मैं दूसरे बैंक में चला जाऊँ। ये तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा ना। बिल्कुल डिम्पी, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का नेगेटिव न्यूज़ फ्लो एक्सिस बैंक में आया है, हमको लग रहा है कि नॉट ओनली ट्रेडर्स बट इवन इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको डेफिनेटली कंसर्न तो हो चुका है। हालांकि मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी है। हमको लग रहा है कि शेयर में इन द शॉर्ट टर्म जो नेगेटिव रुझान है वो कंटिन्यूसली रहेगा, क्योंकि सेंटिमेंटली मुझे नहीं लग रहा है कोई इतनी बड़ी हिम्मत करके कॉन्ट्रा कॉल लेगा। क्योंकि यहाँ से भी अगर कोई फेक अकाउंट या बेनामी अकाउंट्स मिलते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक में वापस एक थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें या प्राइवेट सेक्टर बैंक में कोटक बैंक की बात करें तो मुझे लग रहा है ये क्वालिटी नाम है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से एटलीस्ट इस बात की तो सर्टेनिटी है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक्सिस बैंक के जैसे नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज का जो रुझान चल रहा है वो शायद इतना नहीं है। जी, लेकिन आज के सेशन में जैसे हमने शो की शुरुआत में भी कहा कि टाटा समूह के शेयर्स पर एक बार फिर से ध्यान रहेगा, स्पेशली टाटा स्टील जिसकी कल ईजीएम थी और ईजीएम कंक्लूड हुई। 90% शेयर होल्डर्स ने टाटास के फेवर में वोट किया और वहीं नुस्ली वाडिया को हटाने को लेकर वोट किए गए हैं। लेकिन कल वो एब्सटेंड थे इस ईजीएम से, और जिसमें नुस्ली वाडिया की ओर से स्टेटमेंट्स आए भी तो उन्होंने कहा कि वो जानबूझकर ये ईजीएम अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि जो भी प्रोसेस टाटाज अपना रहे हैं वो पहले से प्लान्ड है और वेल स्ट्रेटेजाइज्ड है। लेकिन एक फैक्ट ये है कि इस ईजीएम के बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी आए हैं। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि मिस्टर ओपी भट्ट ने क्या कहा। I think the EGM went off very well and on that I'm happy. वहीं टाटा स्टील के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड्रयू रॉब ने भी कहा है कि टाटा स्टील का यूरोपीय कारोबार धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है। उनका व्यू भी सुन लेते हैं। To sell the stake of Tata Steel in Europe will be continue or will be on hold now? Now at the moment we are progressing with negotiations with our workforce and our unions and with the government and with the pension regulator, and the business is we hope the business will be improved. Do you think this whole episode of Cyrus Mistry and Tata spat could have been taken care of more amicably and this could have been done in a better way? I think it's unfortunate that it happened the way it did. Yes. इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जिनको लेकर ईजीएम हो रही है नेस्ले वाडिया और सारस मिस्त्री वही नहीं थे, लेकिन फिर भी 6 घंटे बैठक चली। 6 घंटे में क्या डिस्कस हुआ होगा ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अविनाश। जिनके ऊपर बैठक हो रही है वो दोनों प्रेजेंट नहीं थे, फिर भी बैठक 6 घंटे चली। ये 6 घंटे शायद इसलिए चली होगी क्योंकि कोरस को लेकर हो सकता है शायद कोई रणनीति बनाई जा रही हो, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसपे चाहे टाटा सन्स हो चाहे सारस मिस्त्री का खेमा हो, एक राय रखता है कि सर ये चीज ठीक नहीं हुई, इससे नुकसान मिल रहा है, इससे आपको ठीक करना ही होगा। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट डिप्टी मुझे लग रहा है कि अभी शायद शेयर होल्डर्स ये बात को लेके काफ़ी स्ट्रांगली पॉइंट करेंगे कि कोरस जो एक्विजिशन हुआ था इससे कोई वैल्यू एक्रेशन हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट ये टाटा स्टील के लिए बहुत ही मुसीबत का दौर में लाने वाला इशू हो गया था। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये साइरस मिस्त्री नस्ली वाडिया के इश्यूज से अलग जो फंडामेंटल इश्यूज है वहाँ पे मार्केट्स फोकस करेगी, और अगर नतीजे इन टाटा स्टील के अच्छे नहीं आते तो डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस आ सकती है। बिल्कुल, और इनफैक्ट जैसे डिम्पी ने भी कहा भी, एक खबर यही है कि कल की बैठक में
कुछ स्पीकर्स थे जिन्होंने शार्प क्वेश्चंस रेज किए यूके बिजनेस को लेकर और कहा कि आप लॉस मेकिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स को क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मसला था और जैसे कि अविनाश ने भी कहा कि ये वह भी कर सकता है आगे चलकर टाटा स्टील पर। लेकिन एक टेक्निकल कमेंट भी ले लेते हैं। सिमी, टाटा स्टील पर क्या व्यू है आपका 404 के लेवल्स पर? देखिए दीपाली, थोड़ा सा वीकनेस तो दिखा रहा है और ये बात भी सही है कि मार्केट का अभी हाल ख़राब है और अभी टाटा स्टील में जो अनसर्टिनिटी है उसके बाद तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि 400 का लेवल अगर टूट गया तो मानो इसका नया थोड़ा सा लो और खुल जाएगा। मतलब 390 385 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। 400 का लेवल काफ़ी क्रूशियल होगा और इस स्टॉक को उस लेवल को होल्ड करना पड़ेगा। जितना वीकनेस चार्ट में आया है उसके बाद मुझे लगता है कि शायद 400 का लेवल टूट जाएगा। पर अगर यहाँ से कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से कोई अगर करेक्शन मिलता है 385 380 तक वापस टाटा स्टील अगर आता है तो वो एक अच्छा जगह होगा जहाँ पे वापस बाइंग की जा सकती है। मुझे लगता है कि शायद दोबारा बाइंग का मौका मिलेगा। एक तो 440 445 का हाई रिसेंटली बनाया था, वहाँ पे सस्टेन नहीं किया, पर वापस अगर 375 385 के बीच में आता है तो एक बाइंग जगह अपॉर्चुनिटी वापस दे सकता है ये स्टॉक। अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म पोर्टफोलियो में उठाने जैसा लेवल में आ जाएगा ये स्टॉक वापस। ठीक है, ये बजाज ऑटो पे भी एक खबर है कि 1500 रुपये तक ये अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा सकते हैं जो 2 व्हीलर सेगमेंट में है और इस सारी जनवरी में ज़्यादातर गाड़ियाँ कर रही हैं, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो। ये बजाज ऑटो कितना ठीक लग रहा है आपको चार्ट्स पे मानस? खबर तो ठीक है, पॉजिटिव है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए चार्ट्स पे तो ट्रेंड वीक है। दोनों ही ऑटो क्षेत्र की कंपनियां हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो के चार्ट्स वीक लगते हैं। दोनों ही स्टॉक लोअर टॉप लोअर बटन बना रहे हैं। बजाज ऑटो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज़ पे कुछ हाल देखने को मिले, लेकिन जब तक 2700 रुपये या 2720 के ऊपर स्टॉक क्लोज ना हो यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल नहीं लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर उछाल मिले तो वहाँ पर फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेगा स्टॉक एक बार 2500-2520 के स्तर को टेस्ट करने की। जी, और फटाफट से जान लेते हैं अगले 3 मिनट में कि आज की 10 इंटरडे कॉल्स कौन सी रहेंगी और रजत मौजूद भी हैं ये 10 कॉल्स लेकर। बताइए रजत। बिल्कुल, आरबीआई कैपिटल की पहली कॉल है ईआईएल पे। देखिए डेरिवेटिव मार्केट पे जो स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाई है इस सीरीज में स्टॉक ने, वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मोमेंटम कॉल है, यहाँ पर तेजी भी और बढ़ेगी। बैंक टिप्स का तो तगड़ा कैंडिडेट है ही, लेकिन 313 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और अब 325 तक के टारगेट्स ईआईएल पे देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करनी है तो डॉक्टर रेड्डीज आरबीआई कैपिटल मानता है कि 2955 तक फिसल सकता है, यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं आप। 3075 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। इन्वेस्टर पॉइंट के रडार पर है पीसी ज्वेलर्स और जिस तरीके से कल लेटर हाफ में ज्वेलरी काउंटर्स पे कुछ खरीदारी बढ़ी थी, आज पीसी ज्वेलर्स भी अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है। 392 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं ऐसे। 373 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। रेपको होम, कल कुछ चुनिंदा ऐसी फाइनेंशियल कंपनियां थी जो बाजार पे पकड़ मजबूत कर रही थी और उसमें से एक था रेपको फाइनेंस। कल के सत्र में भी 3% के आसपास की स्पाइक थी। आज 548 के लक्ष्य के लिए अप्रोच कर सकते हैं। 523 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। इसके अलावा प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट के रडार पर है पेट्रोनेट। कल बहुत स्ट्रांगली बिकवाली इस स्टॉक पे होती हुई नजर आई। अब 350 के लक्ष्य के लिए बेच सकते हैं और 367 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप बैठेगा, ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली बिकवाली स्टॉक में हो चुकी है। और यूनियन बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स कल ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर पे फिसलते हुए नजर आए थे। खासतौर से जो सरकारी बैंक थे वहां पर बिकवाली देखने को मिल रही थी। अब 124.5 के लिए आप बेच सकते हैं यूनियन बैंक को। स्टॉप लॉस 130 का लगाना होगा और दिसंबर सीरीज के निचले स्तर पे कामकाज कर रहा है ये स्टॉक। चॉइस ब्रोकिंग मानता है कि ब्रोकिंग कंपनी के जो शेयर्स थे वहां पर जिस तरह की खरीदारी बनी है ये अभी और एग्जैजरेट होगी। एडलवाइस इनके रडार पर है। 99.5 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। 92.5 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे रखें और दूसरा स्टॉक रहेगा एवरेडी जिस पे खरीदारी की जा सकती है। 226 का एक टारगेट रहेगा और 212 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। आखिरी 2 कॉल्स हैं जीपीएल कैपिटल की और दोनों ही बिकवाली की कॉल्स हैं। पहला स्टॉक है आईओसी, हालांकि कल लेटर हाफ में रिकवर हो गया लेकिन 309 के आसपास बेचें ऐसे। टारगेट है 304 का, स्टॉप लॉस 321 का रखना होगा। और साथ साथ सन फार्मा, इस स्टॉक में बिकवाली की सलाह है 598 के टारगेट के लिए। 624 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 614 के आसपास आप इसे बेच सकते हैं। ठीक है, कुछ एक कॉल्स हैं इसमें। सन फार्मा में आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि खबर अभी ये भी आ रही है कि वो नोवार्टिस की एक दवा है ऑर्जुमो, उसको ले सकती है। उसके लिए करीब $17 करोड़ पेमेंट भी करेगी अप फ्रंट पे आके, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आज ये 600 को तोड़ेगा, इस खबर का सहारा लेके 600 को बचा लेगा।